अभी ये जो विनाश चल रहा है ना, देश देश की लड़ाई चल रही है, जात जात की लड़ाई चल रही है, ये सब स्पिरिट ही करवा रही है। मुझे ट्रम्प के बारे में पूछना है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, हर युग में है ना कोई तो एक ऐसा पैदा होता है जो डिस्ट्रक्टिव रहता है। ये लोग है ना, ये डिस्ट्रक्शन करने के लिए पैदा हुए। ये जो खामे नहीं है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? कल परसों जब इसका फोटो देखा ना, एक चीज मुझे समझ में आई थी। आज जो ट्रम्प कर रहा है ना, एक टाइम में इसने भी वैसे किया। तो ये बंदे का भी मैंने ऑरा देखा कल परसों जब मैंने इसकी फोटो देखी कि इसके अंदर ना, तो मुझे एक मैसेज बार बार आ रहा था, नई महाभारत लिखो। तो मैं पूछता था उस क्वेश्चन में, मतलब नई महाभारत कैसे लिखूं? नई महाभारत राधा से लिखी जा सकती है। और उसके बाद मुझे प्रेमानंद महाराज दिखते थे हमेशा मेडिटेशन। नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, उनकी पास्ट लाइफ देखी आपने? तो हम जब गंगा तट पे बैठे थे तो मुझे दिखाई दिया कि ये कितनी बार मोदी जी यहाँ पे आके ध्यान करके गए हैं। ये जो गुरु थे वहाँ पे, उनके वो हर लाइफ में शिष्य रह चुके। तो वो गुरु ने यही इनको कहा जो मुझे उस टाइम पे समझ में आया पास्ट लाइफ में, कि भाई तुमको अब है ना, क्योंकि अब संतों की ज़रूरत है। अब संतों की ज़रूरत है, मतलब कि संत लीडर बन के आए तो देश चले। ટ્રમ્પની પાસ્ટ લાઈફ, ખામેનેઈનું મૃત્યુ શું કામ આવી રીતે જ થયું, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પાસ્ટ લાઈફ, જો આવા બધા વિષય પર વાત જાણવી હોય ને તો આજનો પોડકાસ્ટ તમારા માટે જ છે। કારણ કે ગોઠડી પોડકાસ્ટ બે રાજકોટના આજે મહેમાન બન્યા ડોક્ટર ઉદય શાહ, કે તેઓ પોતે ડોક્ટર છે, તેની સાથે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્ટિસ્ટ છે, તેમણે ઓરા સાયન્સમાં પીએચડી કર્યું છે અને ઘણા વર્ષોથી આ વિષય પર પોતે રિસર્ચ કરી રહ્યા છે। એટલે આખા પોડકાસ્ટમાં તમને કેટલા એવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિષયો મળશે અને તમને પણ એમ લાગશે કે આવું તો કશુંક મારી સાથે પણ થયું છે। સો આખો પોડકાસ્ટ જોવાનું ભૂલતા નહીં, અને હા, આખો પોડકાસ્ટ છે એ હિન્દીમાં થવાનો છે, સો જોડાયેલા રહેજો। सर, स्वागत है आपका गोठड़ी पॉडकास्ट बाय राजकोट पर। वैसे तो आज हम आपके साथ जो भी टॉपिक्स पे बातचीत करने वाले हैं, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और नए भी है। राइट। तो सबसे पहले शुरुआत हम उसी वर्ड से करते हैं। जब मैंने आपका इंटरव्यूज देखे, पॉडकास्ट देखे, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कई बार ये शब्द मुझे सुनने में आया, तो ये क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब है कि हम ही अपनी लाइफ को रिव्यू करते हैं, है ना। काफ़ी बार बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, तूने पहले भी गलती की, सुधार ले। तो इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि हम थोड़ा पीछे जाएं, कि भाई पहले कौन सी गलती की और क्यों की, कौन सी परिस्थिति में की और किसके साथ की और कहाँ की। तो टाइम, प्लेस और पर्सन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम बोलते हैं ना, पता नहीं इसी के साथ मेरी गलती होती है, दूसरे के साथ मेरी गलतियाँ नहीं होती। या काफ़ी बार हम बोलते हैं उस जगह पे जाके मेरी गलतियाँ होती है, दूसरे जगह पे गलतियाँ नहीं होती है। तो ये एक है ना पैटर्न है, एक जिसको एक जर्मन के साइंटिस्ट ने कहा है कि बायोरिदमिक साइकिल ऑफ अ लाइफ। उसका मतलब कि वो पैटर्न एक लूप में होती है, वहीं पे गलती होगी, ऐसा है। तो वो गलती को समझना, उसको जाति स्मरण कहते हैं, जो बुद्धा महावीर ने कहा। और गलती को सुधारना, उसको सेल्फ रियलाइजेशन का, कि उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कि हमको समझना भी है कि मेरी पहले गलतियाँ इस लाइफ की पास्ट या पास्ट लाइफ की पास्ट में क्या गलती थी। ये दो चीज़ें। और एक होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वज ने भी जो गलतियाँ की, जो हमारे डीएनए में है मेडिकल साइंस के हिसाब से, तो उनकी गलतियाँ भी हमें सुधारनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है अरे इसको तो दादाजी के जैसे गुस्सा आता है। हम बोलते हैं ना, जैसे बच्चा जन्म लेता, हम कहते हैं अरे इसके नखरे तो देखो नाना जी के जैसे हैं। इसलिए तो इसका मतलब उन्होंने भी कोई एक पैटर्न क्रिएट की होगी जो हमारे पेरेंट्स ने पिकअप की, एब्जॉर्ब की, और वो हमको कैरी फॉरवर्ड किया। तो बिकॉज मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मेडिकली, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि चीज़ें ऐसी ही नहीं आती। हमारे रिसर्च के हिसाब से 33%
हमारे अंदर पास्ट लाइफ की इम्प्रिंट्स होती है, पिछले जन्म की। 33% हमारे पूर्वजों की इम्प्रिंट्स होती है डीएनए में, और 33% हमारी प्रेजेंट लाइफ की होती है। अच्छा। तो टोटल कितने हुए? 99%। 1% हमारे अंदर डीएनए में इम्प्रिंट्स होती है गॉड गॉडेसेस की, चेतना की। तो काफी बार हम बोलते हैं ना, अरे ये तो ध्यान बुद्धा जैसा कर रहे हैं, इसकी स्माइल तो कृष्ण जैसी है, इज राइट, इसका प्यार तो राधा जैसा है। मतलब वो 1% एक्चुअली उस पर अगर हम फोकस करें तो बाकी के 99% को हमको डिलीट करना पड़ेगा, और उसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। अच्छा। कि पिछले जाना, पीछे जाना, और ये 33 को डिलीट करना, तब सिर्फ वो 1% बचेगा जिसको हम बुद्धा तत्व कहते हैं, या हम कहते हैं कि अरे ये तो महावीर के जैसे उपवास कर रहा है, ये तो इसके जैसे संत है करके, है ना। तो इसका मतलब बाकी सब इम्प्रिंट्स डिलीट हो गई ना। जैसे हमने रामकृष्ण परमहंस का देखा कि वो टोटली काली माँ को फॉलो कर रहे थे। yes. मतलब उन्होंने अपनी पहली सब भूल गए। फिर हमने स्वामी विवेकानंद को देखा कि रामकृष्ण परमहंस को 100% फॉलो कर रहे थे। yes. तो ये होता है कि हमारा प्रेजेंट लाइफ का मेन उद्देश्य क्या होता है? पहले सब फॉर्मेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मोबाइल बेचूं किसी शॉप में और आप खरीदने जाओ, तो सबसे पहले आप देखोगे कि भाई पुराने कोई कस्टमर जिसने बेचा, इसका कोई डाटा तो नहीं है कि नहीं। आप बोलोगे भाई मैं खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे फॉर्मेट करके देना। फॉर्मेट करके। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम जितने भी जन्म लेते हैं अब तक लिए हैं, 200 400 जितने भी मनुष्य अवतार में, हमने कभी उसको फॉर्मेट किया ही नहीं। अच्छा। हम ओवरलैप कर रहे हैं, सब कुछ लेके चल रहे हैं, सब कुछ लेके चल रहे हैं। मतलब आप देखो ना, ताजुब की बात है कि मैंने बहुत साल पहले एक सिंगापुर में पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक आदमी का किया था। हाँ। वो बंदा तो वहीं का था, सिंगापुर का, लेकिन उसके पास्ट लाइफ में उसने पूरी लक्ष्मण की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया, जबकि उसको तो रामायण भी पता नहीं थी। अच्छा। मतलब कितना इम्प्रिंट गहरा है किसी के अंदर, किसी के दिमाग में, किसी के जहन में, वो चीज़ें कितनी डीप इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि हम प्रेजेंट लाइफ में तो बहुत रेयरली कुछ जी रहे हैं। हम 90% या 99% पास्ट की लाइफ को ही प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो कोई आदमी सुखी रह कैसे सकता है? हमारे अंदर पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, पूरा हिस्ट्री है, अच्छी बुरी बातें दोनों, सभी चीज़ों की है। तो हमें याद आती है, अच्छा हाँ स्कूल में था तभी भी मैंने गलती की थी, हाँ मैंने उसके घर पे भी ये मैंने गलती की थी। तो इसका मतलब ये गलती दोहराने का सिलसिला तो हर इंसान के अंदर है ना। और हम ये लिखते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी में मिस्टेक्स करना आम बात है, तो हम उसको भी टेक फॉर ग्रांटेड करते। ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक द मिस्टेक्स, इज इट राइट। इसका मतलब हम करेक्शन करते ही नहीं है, ना हमने किया, ना हमारे टीचरों ने किया, शायद हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया, शायद हमारे किसी गुरुओं ने भी नहीं किया, शायद वो पांडव कौरव ने भी डिलीट नहीं किया। नहीं तो आज की तारीख में भी महाभारत के लोगों की लाइफ क्यों हमें दिखाई देगी? वो कैरेक्टर्स हमें क्यों वापस रिफ्लेक्ट करते हैं? मतलब इंडिया में ना इतिहास को बहुत अंदर डाल के रखा है, डीप डाउन में। दूसरे देश में इतना नहीं है, और इसलिए वो लोग हमसे ज़्यादा सुखी है। भले वो रिलीजियस नहीं है, वो स्पिरिचुअल भी नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में जीना जानते हैं। और हम लोग पास्ट में जो, क्योंकि हमारे ट्रॉमास को बहुत पकड़ते हैं कि मेरा अब्यूज़ किया, मेरे पेरेंट्स ने शोषण किया, मेरे नेबर्स ने ऐसे किया। तो वो जो ट्रॉमा है वो क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में ना एक पाप पुण्य का जो कल्चर है, उसके वजह से पास्ट लाइफ बहुत ज़रूरी है। दूसरे देश में मैंने डॉक्टर ब्रेन वाइस को देखा, जिन्होंने मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की बुक लिखी, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को उन्होंने ही सबसे वर्ल्ड में प्रमोट किया। जब मैं उनको मिला ना, तो मैंने उनको पूछा कि आपने इस बुक में कैथरीन के 70 सेशंस लिखे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, तो इतने रिग्रेशन करने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी? तो उन्होंने बोला मुझे इसको ना सिर्फ प्रेजेंट लाइफ में एनलाइटन करना था, इसलिए मैंने 70 सेशंस लिए। और हमें अगर एनलाइटनमेंट चाहिए तो हमें बुद्धिज़्म में आना पड़ता है, जैनिज़्म में आना पड़ता है, हर रिलीजन में आना पड़ता है, तब जाके कभी हमको एनलाइटन मिल सकता है। वो तो सिर्फ एक रिग्रेशन से किसी को एनलाइटनमेंट दे रहे हैं, और हमें जन्म के जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके हमको एनलाइटनमेंट मिल रहा है।
बुद्धा ने अपनी 649 पास्ट लाइफ देखी, उन्होंने उसको डिलीट किया, फॉर्मेट किया, करेक्ट किया, तब उनको एनलाइटनमेंट मिला। महावीर ने 513 पास्ट लाइफ देखी, उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट मिला, फिर उनको मोक्ष मिला। लेकिन आज की तारीख में ये कोई कर ही कैसे सकेगा? मतलब ये जो मोक्ष प्राप्ति का कंसेप्ट हाँ, है वो इसी पे बेस्ड इसी पे बेस्ड है कि हम लोग ये जो फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए वो नहीं मिल इसीलिए रहा है, नहीं ऐसा हम कह करते सकते हैं। 100%। क्योंकि आज हमें क्या है कि अगर मोबाइल में आप देखोगे, अगर आपकी मेमोरी फुल है 256 GB, आप उतना ही डिलीट करोगे जितना आपको न्यू फोटोज वीडियोस को डाउनलोड करना है। ऐसा आप नहीं करोगे कि चलो आज मैंने 100 GB डिलीट कर दिया, आप मैंने 50 GB किया, 200 GB किया। आप है ना बहुत पकड़ पकड़ के चीज़ों को रखते हो, भले आप उसको देखते भी नहीं हो। कितनी बार मोबाइल में मैसेज आता है कि ये ऐप्स है ना पिछले 6 महीने से यूज़ नहीं हुआ, ये ऐप्स 1 साल से यूज़ नहीं हुआ, तो भी हम उसको अनइंस्टॉल नहीं करते। इंडियन कल्चर ऐसा है कि पुरानी बातों को पकड़ के रखने वाली ना आदतें बहुत है यहाँ पे। इसलिए माँ बाप के भी ताने हमेशा ऐसे, हाँ बचपन में भी ऐसी गलतियाँ करता था, तेरे दादाजी भी ऐसी गलतियाँ करते, तेरे पापा ने भी ऐसी गलतियाँ की। मतलब हम लोग ने कितना उसको, उस रील को ना पकड़ के बैठे हैं। मतलब आपने कहा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट, हाँ, तो जैसे हम मानते हैं कि डीएनए में हाँ, जो सारी चीजें हैं, हाँ, बिहेवियर है, अगर हाँ, कोई डिसीज है हाँ, तो वो सारी कई आते हैं सब, जेनेटिकल डिसऑर्डर जो बोलते हैं ना, यस, तो ये सारी बातें भी इस तरह आती से है ना, हम बोलते हैं ना। इसलिए हम मेडिकल डॉक्टर तो क्या है, केस टेकिंग में पूछते हैं, भाई आपके फैमिली में किसको कैंसर था, आपकी फैमिली में किसको डायबिटीज था, किसको अस्थमा था। इसका मतलब बीमारी को भी तो हम प्रेजेंट लाइफ में खींच के लेके आते, मतलब और कर्म भी आते हैं, कर्म भी तो आते हैं और बीमारियां भी आती है, स्वभाव भी आता है कि हाँ गुस्सा इसके जैसा है। मतलब हमने देखा पेरेंट्स में किसी को अगर किसी कॉकरोच से डर लगता है तो वो डर भी हमारे अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि उन्होंने उसको फॉर्मेट नहीं किया, समझ में। लेकिन वहां पे क्या है ना, मैं वेस्टर्न कंट्री में देखता हूँ वो लोग बहुत छोटी छोटी बात के ऊपर है ना बहुत काम करते, क्योंकि उनके अंदर ग्रंथ नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है। उनको क्या लगता है, क्योंकि जीसस ने कुछ भी नहीं दिया, उनको कुछ भी नहीं दिया, तो उन्हें क्या लगता है कि मुझे अपना ग्रंथ बनाना है, अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो उनको इसलिए वो लोग है ना पास्ट में जाके ना फॉरगिवनेस बहुत करते, चर्च में जाके कन्फेशन बहुत करते। आप मुझे बताओ इंडिया के कोई भी टेम्पल में कहाँ कन्फेशन होता है? और हमें तो डर ही लगता है, हम तो माँ बाप के सामने मुंह तो नहीं खोलते, गुरुओं के सामने भी मुंह नहीं खोलते। हमें लगता है कि ये क्या जज करेंगे हमें। तो हमारी गलतियाँ, हमारे टूटे हुए रिलेशनशिप या हमारे कुछ मनी फ्रॉड के कोई ऐसे जो हमने चीट बीट कुछ किए होंगे, हम किसी के सामने उगलते ही नहीं है। और जब तक वो नहीं होगे तो ये रिग्रेशन कैसे होगा? रिग्रेशन का मतलब क्या कि आपने पिछली गलतियों को स्वीकारा, एक्नॉलेज किया, और ये अब कभी नहीं करोगे। उसको आपको इवेपरेट करना पड़ेगा, उस गलतियों को आपको पूरी तरह से रिलीज करना पड़ेगा। तो ये हमारे कल्चर में है किधर, मुझे बताओ। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम यूथ की बात करें तो साइंस की अगर बात करें तो इस तरह से ये इतना टॉपिक घिरा हुआ है कि पास्ट लाइफ के बारे में कई लोग तो ऐसे हो गए कि उस बात पे बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें तो कहा जाता है कि जन्म हुआ है तो कर्म का फल भी इसी जन्म में सब कुछ मिल जाएगा, खत्म करके जाना है हमको। तो वो जो ट्रस्ट है वो नहीं दिखता है। तो जब भी आप ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो वो किस तरह से होता है, मतलब वो प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस तो दो ही है, ऐसा देखे जाएगा तो 3 है, लेकिन जो थेरेपिस्ट होते हैं वो 2 ही प्रोसीजर करते हैं। एक मेडिटेटिव वे करते हैं, ध्यान में बिठा के पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, राइट। और एक हिप्नोथेरेपी होती है जो हम डॉक्टर्स करते हैं कि हम लोग उनको एक सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, उनको एक हिप्नोटाइज कर देते हैं। स्पेशली जब किसी को डी एडिक्शन करना हो, किसी को दारू सिगरेट तंबाकू की आदत छुड़ानी हो, तो हमको हिप्नोथेरेपी करनी पड़ती है करके। अदरवाइज मेडिटेटिव थेरेपी अच्छी है जहाँ पे आदमी होश में भी है और पास्ट लाइफ में भी जा रहा है। तो उसमें कोई बातें उसको नहीं भी बतानी है तो नहीं बताएगा मेडिटेटिव वे में। हिप्नोथेरेपी में क्या होता है ना कि उसको बतानी ही पड़ती है। मतलब उसके वो होश में ही नहीं है, वो एक बार पीछे गया तो पीछे जो कुछ हुआ वो सब बता देता है। तो CID वाले भी ये यूज़ करते हैं,
साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी ये यूज़ करते हैं हिप्नोथेरेपी वाली, जब सच उगलवाना है करके, ऐसा है करके। लेकिन जो रियल रिग्रेशन होता है ना, उसमें क्या कहते हैं, अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग का मतलब क्या है, उसको अनलॉक करना है। जो भी पहले बातें आपने पकड़ी है, ऐसे पकड़ी है, उसको अनलॉक करना है। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ वेस्टर्न पास्ट लाइफ में और ईस्टर्न पास्ट लाइफ में क्या होता है। अभी सपोज ये मेरा कर्म है, मैं ईस्टर्न हूँ, इज राइट। मैं इस कर्म को, मेरे पाप को ना, मैं धर्म से जोड़ूंगा, कंपेयर करूंगा कि ग्रंथ में ऐसे लिखा था कि तुमने ऐसे पाप किए तो तुमने दुर्योधन जैसे पाप किए, तुमने शकुनी जैसे पाप किए, मैंने ऐसे इसको किया। अब जब तक मैं इस ग्रंथ को डिलीट नहीं करता ना, मैं हर मेरे कर्म को ना ग्रंथ के साथ जोड़ दूंगा, हर एक को। और अगर मैं वेस्टर्न कल्चर का आइंदा हूं, तो वहां कोई मेरे अंदर कल्चर ही नहीं है, कोई ग्रंथ ही नहीं है। तो मैं जो भी गलतियां करूंगा ना, मैं सोचूंगा ये तो मैंने ही किया, मेरे से पहले किसी ने नहीं किया, वो जुड़ेगा तो नहीं मैं किसी उसको से। ऐसे डिलीट कर दूंगा। अब डिफरेंस समझे, मैं किसी कैरेक्टर के साथ अपने आप को जोड़ ही नहीं रहा हूं। और जब तक मैं कैरेक्टर के साथ नहीं जोड़ता ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ईजी है। अच्छा, जब वो जुड़ जाता है तब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें बचपन से कंपैरिजन करवाया ना। आप देखो फॉरेन में ना, कोई किसी को कंपेयर नहीं करते। दो भाई है, बहनें हैं, पेरेंट्स हैं, दादाजी है, किसी से कंपेयर नहीं करते। सब अपनी अपनी जगह। इसका रीजन क्या है ना, बहुत अर्ली एज में ना उनको घर से बाहर भेजा जाता है, राइट। और कोई बेफिजूल बातें नहीं होती है वहां पे। और किसी भी वहां की ग्रंथों में ना किसी के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है। तो इसलिए वहां पे ना चीजें एंकरिंग नहीं होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एंकरिंग शब्द बहुत यूज किया जाता है। एंकरिंग का मतलब तुमने कौन सी चीज को किससे जोड़ के रखा है। जैसे अगर किसी की स्टेप मदर आती है किसी के घर में, बोलते हैं हाँ ये तो कैकेयी जैसी है, ये एंकरिंग है। तो मतलब एक ही शब्द से, एक ही कैरेक्टर से आपने उसको पूरा जज कर दिया। समझ में आ रहा है। अगर पॉजिटिव एंकरिंग है तो बात अलग है, लेकिन 90% लोग नेगेटिव एंकरिंग करते हैं, पॉजिटिव एंकरिंग बहुत कम करते हैं। इसका रीजन क्या होता है ना, पॉजिटिव चीजें लोग देखते भी तो कहाँ हैं किसी की, गलतियां ही तो देखते हैं ना, मिस्टेक्स ही देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिसने भी ये मिस्टेक आज के पहले की है, हम उसको इससे एंकरिंग करते हैं। तो यहाँ डबल पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जरूरत पड़ती है इंडिया में। एक खुद की गलतियां निकालना, एक उस कैरेक्टर से खुद को डिटैच करना, ये बहुत जरूरी है। जब तक उस कैरेक्टर का भी रिग्रेशन नहीं होता ना, वो कैरेक्टर वापस आ जाएगा। आपने अपनी गलती को तो रिग्रेशन कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, लेकिन आपको जो एक कैरेक्टर का टाइटल मिला है ना, वो टाइटल बहुत अंदर लॉक किया बैठा है कि ये तो इसके जैसा ही है। तो मुझे बताओ उसको कैसे आप निकाल सकते हो, कितना डिफिकल्ट है उसके लिए। कोई दवाई तो है ही नहीं, इज इट राइट। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमें कुछ हीलिंग थेरेपीज यूज करनी पड़ती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, जिसको कहते हैं करुणा, कर्म, सोल एंड डीएनए हीलिंग। वो साईं बाबा ने क्रिएट किया था जब उनकी लाइफ में, और उन्होंने कुछ ऐसे सिंबल्स को डाउनलोड किया था दुर्गा माँ की 9 साल की साधना में। तो हम वो रिग्रेशन उन सिंबल्स के साथ करते हैं ताकि हम उनकी उस एंकरिंग को निकाल पाए, उस सोल लेवल पे, डीएनए मतलब डेल्टा लेवल पे उसको निकाल पाए। अगर मैं सुपरफिशियली निकाल दूंगा, 2 दिन तक वो अपने आप को नॉर्मल समझेगा, तीसरे चौथे दिन वही गलती करेगा, तो हम बोलेंगे इसका रिग्रेशन का फायदा ही क्या हुआ। लेकिन वेस्टर्न कंट्री वाले सिर्फ एफर्मेशन से ही रिग्रेशन करते हैं, सिर्फ अल्फा लेवल पे ही करते हैं। उनके पास सिंबल्स भी नहीं है, उनके पास कोई मंत्र भी नहीं है, इज राइट। अपने यहाँ हिंदू सनातन धर्म में तो गायत्री मंत्र है, जैनिज्म में नवकार मंत्र है, बुद्धा में नमो रेंगे क्यों है। तो मंत्र का भी एक पावर होता है जिससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम मंत्र यूज करते, एफर्मेशन यूज करते, और ये हीलिंग के सिंबल्स यूज करते। 3 चीजों को जब आप यूज करोगे ना, तब रिग्रेशन 100% सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज क्या होगा ना, वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे निकलेगा, बाद में वो गलतियां डीप लेवल पे वैसी ही रहेगी। तो हम बोलते अरे यार 10 दिन तक तो तू ठीक था, दारू नहीं पी रहा था, आज 11वें दिन वापस तूने पिया। इतने दिन तू झूठ नहीं बोल रहा था, अभी वापस तूने झूठ बोलना शुरू किया, इज इट राइट। तो वो डीप लेवल पे अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो हमने जितनी क्वांटम फिजिक्स साइंस के ऊपर रिसर्च किया है, उसमें एक चीज समझ में आई कि जब तक लाइट कोड सिंबल्स यूज नहीं करेंगे ना, तब तक वो ठीक नहीं होता। अच्छा,
तो उसके लिए करुणा हीलिंग भी करनी पड़ती है। दूसरी एक है ना साइकिक सर्जरी करके एक थेरेपी होती है जिसमें हम माइंड से वो बातों को निकालते हैं। ओके करुणा में हम सोल से निकालते हैं और इसमें हम माइंड से निकालते हैं, क्योंकि ये एंकर की हुई चीजें अगर माइंड और ब्रेन के सेल से नहीं निकाला तो हमारे जो सिग्नल्स जाते हैं ना बॉडी के अंदर, वो सिग्नल्स वैसे ही जाएंगे। ओके तो लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा, रिग्रेशन का मतलब ये नहीं कि लेटाना और सिर्फ बातें सिर्फ बुलाना। प्रोसेस करना, बुलवाना, वो डायग्नोस्टिक पास्ट लाइफ है। ओके थेरेपी पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है नहीं करके। है। तो 95% लोग सिर्फ डायग्नोस्टिक पास्ट लाइफ करते हैं। बोलते हैं ना गड़े मुर्दों को उखाड़ना, यस तो वो सरफेस पे तो आ जाती है कि हाँ मैंने मर्डर किया था, हाँ मैंने पिछले जन्म में गलती की थी, हाँ मैंने इसका बुरा किया इसलिए ये मेरा आज बुरा कर रहा है, ये तो समझ में आ गया, ये डायग्नोसिस हुआ। लेकिन ट्रीटमेंट पार्ट कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है इस दुनिया में, यस कहीं पे नहीं। मैंने बेस्ट के बेस्ट इंडिया में थेरेपिस्ट देखे हैं जो लोग सिर्फ रिग्रेशन करते हैं डायग्नोस्टिकली। मैं वही पूछने वाली थी कि अगर उनको पता चलता है, अगर मेरी ही बात करूँ तो मुझे पता चला कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा कोई काम किया था, तो फिर वो उनकी जो करंट लाइफ है उनके माइंड पे इफेक्ट नहीं होता? बहुत होता है। तभी तो मैं 12-13 साल से मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो टोटली बंद कर दिया। मैंने 1200 थेरेपिस्ट बनाए है ना, वो लोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। और उनको मैंने एक ही शर्त रखी थी, अगर आप अच्छे हीलर हो, लाइट वर्कर्स हो, तो ही आप रिग्रेशन करो। और अगर आपका क्लाइंट भी हीलर है तो ही उसका रिग्रेशन करो। आप अपने पावर से उसका रिग्रेशन नहीं कर सकते, वरना वो तो ट्रोमा जो है वो और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या है ना, पहले ही प्रेजेंट लाइफ हमारी मेस है। अब पिछली लाइफ में जाके हम सोचेंगे अच्छा तभी भी झगड़े हुए थे, अच्छा तभी भी डिवोर्स हुआ था, ओ तभी भी मैंने मर्डर किया था, तो उसका गिल्ट उसको खत्म कर देगा। यस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन को तो सोल सर्जरी कहते हैं। तो सर्जरी ऐसी नहीं की जाती, सर्जरी का एक फिटनेस लिया जाता है। तो फिटनेस क्या है? यू बी अ हीलर। फिर कई बार हमने ऐसे किस्से सुने हैं, न्यूज में भी ऐसे आते हैं कि कोई अगर बच्चा हो तो उनको अचानक से याद आता है कि मैं तो यहाँ पे रहता था, मैं ऐसा काम करता था, तो वो चीज क्या इसके साथ कनेक्टेड है? अचानक से किसी को याद आना। बिकॉज क्या है ना, बच्चा, मैंने ग्राफोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया, हैंडराइटिंग एनालिसिस के ऊपर 7 इयर्स। मुझे एक चीज समझ में आई, 7 साल तक बच्चा ना मदर की माइंडसेट की पैटर्न से चलता है। 7 से 14 फादर की पैटर्न से चलता है। तो उसको जो बातें याद आती है ना, वो एज के हिसाब से वो पेरेंट्स की ही बातें होती है। मतलब अचानक रात को उठ के रोना, समझ में कि नहीं, या उसको कुछ टाइम पे फीवर आना, कोई ऐसे बीमारी होना, अस्थमा के अटैक्स आना या एलर्जीज होना, ये सब पेरेंट्स की पैटर्न है। तो यही होता है कि ये बायोरिदमिक साइकिल है, ये टाइम पे रिपीट होने ही वाली है। आप, इसलिए हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक थेरेपी है जिसको कहते हैं वूम रिग्रेशन। वूम रिग्रेशन में क्या करते हैं, या तो मदर का वूम रिग्रेशन करते तो बच्चा ठीक हो जाता है, और या तो बच्चे का वूम रिग्रेशन करते जो उसने मदर से इम्प्रिंट लिए हैं। तो जो तैयार होता है उसी का रिग्रेशन करते। मतलब अगर बच्चा तैयार है 7th के बाद, 7 के पहले हम किसी का रिग्रेशन कर नहीं सकते, क्योंकि 7 साल तक ना वो बच्चा बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है। उसका अगर रिग्रेशन करोगे तो ज़्यादा फाइलें खुल जाएगी। इज इट राइट? लेकिन अगर वो थोड़ा एडल्ट रहता है तो रिग्रेशन करना इजी हो जाता है। ऐसा है। फिर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप एक डॉक्टर हैं, आत्माओं के बारे में पढ़ना, पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ना, उन पे रिसर्च करना, तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आया आप में? नहीं, ये इंटरेस्ट इसलिए आया ना क्योंकि मैं बॉम्बे की टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में काम कर चुका हूँ, लीलावती में, रामकृष्ण में, आशा पारेख हॉस्पिटल, बड़े बड़े टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, ब्रिच कंडी है, ये सब। वहाँ पे जब मैंने देखा कि पेशेंट्स को बीमारियाँ बार बार रिपीट होती थी, रिलैप्स होते थे, कैंसर है, डायबिटीज़ है, मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, अस्थमा के अटैक्स है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये इसके बॉडी लेवल की बीमारी नहीं है, ये या तो माइंड लेवल की है या माइंड के ऊपर भी कोई लेवल है। तो फिर मैंने पहले माइंड की बहुत रिसर्च की। मैं 2008 में यूएस गया, वहाँ पे मैंने NLP सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और मैंने माइंड पावर सीखा। वहाँ पे मुझे समझ में आया डॉक्टर टोनी रॉबिन्स से कि ब्रेन में आपकी जो इम्प्रिंट्स होती है ना, उसकी वजह से आपको बीमारियाँ होती है।
ओके तो उसको क्या कहते हैं, डीफ्रेम करना पड़ता है, रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है, तब आपकी माइंड में से वो निकल जाता है, ब्रेन में से निकल जाता है। तो फिर मैं नेपाल गया यूएस के बाद। नेपाल में मैंने ये बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए पेशेंट्स के ऊपर। मैं खुद वहाँ अकेला गया और कुछ दिन वहाँ रहा पशुपति मंदिर के सामने, और मुझे जानबूझकर वो फील्ड चाहिए थी, एनर्जी फील्ड, जहाँ पे मैं उस माइंड को फॉर्मेट कर सकूँ। मैंने खुद के ऊपर ही बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए एनएलपी के। फिर मैंने कुछ पेशेंट्स के ऊपर किए, बॉम्बे में भी किए, लेकिन मैं समझ गया कि अभी भी कुछ पेशेंट ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने 2010 से लेके मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, सोल के ऊपर। तब मुझे समझ में आया कि बीमारियां तो सोल लेवल से आती है, डायरेक्ट माइंड में नहीं आती है। लोगों को तो पता भी नहीं कि सोल के अंदर भी माइंड होता है। सोल के अंदर भी माइंड होता है? हाँ, ये लोगों को पता नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि मदर के गर्भ में जब बच्चा आता है उसके बाद उसका माइंड डेवलप्ड होता है, ब्रेन डेवलप्ड होता है, और लगता है कि उसके बाद माइंड डेवलप्ड होता है। लेकिन ये बात नहीं है। बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसकी सोल कहीं तो है, कहीं तो है उसकी सोल, और उस सोल में भी उसकी एक मेमोरी होती है। अच्छा, सोल में भी मेमोरी होती है? मैं बताता हूँ कैसे। अभी सपोज ये मेरे 2 फोन है, दोनों गूगल पिक्सेल है, इज इट राइट? अब ये सपोज 9 है, ये 10 है। मैंने 9 को यूज किया 2 साल पहले, और मैंने बहुत कुछ इसमें डाल के रखा था। जिस दिन मैंने ये लिया, खरीदा, मैंने सिर्फ एक ईमेल आईडी डाला, इसकी सारी चीजें इसमें आ गई। मतलब कहीं तो था, आई क्लाउड में तो था। तो मनुष्य में भी एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है। उस सैटेलाइट होते, उसमें सब की इंफॉर्मेशन होती है। आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मतलब बच्चा जन्म लेने से पहले ही उस आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट होता है। तो इसलिए मैंने 33% पास्ट लाइफ की बात की। 33 तो सिर्फ पेरेंट्स ही दे रहे हैं उसको, लेकिन 33% उसने आकाशिक रिकॉर्ड से डाउनलोड कर लिया। तो जब उसने डाउनलोड किया तो पेरेंट्स को लगता है ये संस्कार तो मैंने नहीं दिए, ऐसी बातें तो मैंने नहीं सिखाई। ये ऐसा चोरी करना तुझे किसने सिखाया, झूठ बोलना तुझे किसने सिखाया, अपने घर में तो कोई झूठ नहीं बोलता है। ये तू दारू कैसे पी रहा है, घर में तो किसने नहीं पिया। इज इट राइट? तो इसका मतलब कहीं तो आकाशिक रिकॉर्ड से उसने डाउनलोड किया होगा। तो पहले क्या होता था, जब रिश्ते देखते थे ना, तो घर देखते थे, फैमिली देखते थे, और प्लेस भी देखते थे। पूछते थे तू कौन से गांव का है, गांव में भी कौन सी जगह का है। मतलब उनको भी पता था कि उस जगह की भी इम्प्रिंट इसके अंदर है, उस नेटिव प्लेस की भी है, उस फैमिली की भी है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे भी लोगों को ये नहीं पता था कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो पास्ट लाइफ की है, वो डेटा कहाँ से निकालोगे। तो बोलते ना 36 गुण मिलने के बाद भी डिवोर्स क्यों होते। इसका मतलब कि 36 गुण के बियॉन्ड भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एस्ट्रोलॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमरोलॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा, जब आप उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करोगे। तो ये हम लोग ऑरा टेस्टिंग से करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसमें जब किसी की भी ऑरा चेक करते हैं ना, तो राइट साइड का जो ऑरा होता है इस इंसान का, वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। तो उससे ये पता चलता है कि ये बंदा पास्ट से लेके क्या आया है। तो उसकी फिर कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करते, एक लड़के और लड़की की। अगर राइट का ऑरा दोनों का मैच हुआ तो डिवोर्स के चांसेस 0 है। राइट का ऑरा यहाँ का ऑरा मैच हो रहा है प्रेजेंट का, लेफ्ट का ऑरा मैच हो रहा है फ्यूचर का, लेकिन राइट का ऑरा एकदम पोलैरिटी वाला है। उसने अलग अलग लेसन्स लेके आया है, अलग अलग ट्रॉमा लेके आया है पास्ट से। तो आप मुझे बताओ कि उसका मिलाप ही कैसे होगा, उसका माइंडसेट कैसे सेट होगा। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले उसका रिग्रेशन करना जरूरी है। नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होगी, उसकी ट्यूनिंग कैसी होगी। हम कितना भी मैनिपुलेट कर ले, कितना भी एडजस्टमेंट की बात कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज एवरी मोमेंट पे आपकी एक परीक्षा है, पता ही नहीं है। एवरी मोमेंट पे आपकी एक फाइट है। कभी ये रो रहा है, कभी ये डिप्रेशन में जा रहा है, कभी ये सप्रेस कर रहा है, कभी ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? ये दोनों की जो ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी है ना,
ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ही डिसॉल्व हो सकती है। ओके तो हमने 90% लोगों की जब रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं ना, हम दोनों के रिग्रेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेशन रिग्रेशन। रिलेशन रिग्रेशन। ओके उसमें क्या होता है कि आदमी ने लाइफ बिटवीन लाइफ ना उससे बदले की रिवेंज से उसको अट्रैक्ट किया है, अच्छा वो उसको खत्म करना पड़ेगा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को पास्ट लाइफ में इसने बहुत परेशान किया, इस लाइफ में मैं हस्बैंड बन के, वाइफ बन के, बच्चा बन के, मदर इन लॉ बन के, कुछ तो बन के इसकी लाइफ में आऊंगा और इसको टॉर्चर करूंगा। तो आप मुझे बताओ नहीं, ये सॉल्व कैसे होगा? यस कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, यस कोई दवाई नहीं कर दवाई सकती, तो है नहीं। कोई नहीं कर सकती जब तक उन दोनों का रिग्रेशन नहीं करते। अब समझो कि दो में से एक ही तैयार है, तो क्या करोगे आप? आप बताओ क्या करोगे? थोड़ा सोचो। टफ हो जाएगा। हाँ, समझाएंगे उनको, टफ हो जाएगा। इससे क्या होगा, जिसका रिग्रेशन कर रहे हैं ना वो बंदा इससे छूट जाएगा, लेकिन ये बंदा वैसे ही नेगेटिव रहेगा। ओके तो जो छूट गया वो सेफ हो गया, हाँ वो प्रोटेक्टेड है। और जो दूसरा जो सरेंडर नहीं हुआ रिग्रेशन के लिए, वो और किसी को धोखा देगा और किसी को तकलीफ देगा, क्योंकि उसके और किसको टारगेट करेगा, क्योंकि उसके अंदर रिवेंज की भावना है और वो अभी गई नहीं है, वो गई ही नहीं है। तो आप देखते हो ना, कुछ लोग 2 मैरिज करते, 3 मैरिज करते, हम बोलते इसके इतने मैरिजेस कैसे हुए? एक बंदा गलत हो सकता है, दूसरा कैसे, तीसरा कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो क्वांटम मेमोरीज है वो धोखा खाने की भी हो सकती है और धोखा देने की भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है। देने की होगी तो वो सामने वाले को टॉर्चर करेगा, जैसे आप रेखा की लाइफ देखते हो, एक्ट्रेसेस की, उसकी लाइफ में 4 बार हस्बैंड आए और हर हस्बैंड ने सुसाइड किया। किशोर कुमार जैसे जो इतने अच्छे गायक थे और उनके गाने सुन के हम रोमांटिक होते थे, आज भी इतने, ये जनरेशन भी हो रहा है, लेकिन उनके भी 4 मैरिजेस हुए। ट्रू। तो क्यों ऐसे हुए? क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ की पैटर्न को डिसॉल्व ही नहीं कर पाए। उनके रिलेशनशिप के जो डिफरेंसेस थे ना, वो खुद डिसॉल्व नहीं कर पाए। वो सिर्फ गानों से एक्सप्रेस करते थे रोमांस, लेकिन एक्चुअली उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ की जो भी इम्प्रिंट्स रहेगी वो डिसॉल्व ही नहीं कर पाए। इसलिए वो किसी भी पार्टनर के साथ ना ज़्यादा टाइम तक वो पॉजिटिव नहीं रह सकते, है ना? ऐसा होता है। आपने सोल के बारे में बात किया, तो आत्मा पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि बड़ी कम उम्र में वो व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हो गई। यस यस। फिर हमने कर्म की बात की, तो कई बार वो कर्म अधूरे रह गए। तो फिर उसकी इम्पैक्ट कैसे होती है? उसकी इम्पैक्ट तो बहुत स्ट्रांग होगी, बिकॉज क्या है ना, समय से पहले किसी को जाना, इसका मतलब उसकी ख्वाहिशों का मर्डर होना, उसके सपनों का मर्डर होना। तो अगर उसने तुरंत जन्म ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सपने पूरे करने की। लेकिन जो रिसर्च हुआ है लाइफ बिटवीन लाइफ का, उसमें देखा है ऐसी आत्माएं भटकती है, ऐसी आत्मा दूसरी बार जन्म लेने से डरती है। 72 आवर्स का एक टाइम मिलता है लाइफ बिटवीन लाइफ, जिसमें पोर्टल ओपन होता है और हम गॉड के सामने बैठते और एक कन्फेशन करते कि ये मेरी गलती हो गई या ये मेरा सपना अधूरा रह गया और मुझे पूरा करने का मौका दो। और वो 72 घंटे में अगर हमने डिसीजन नहीं ले पाए या गॉड ने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो उसके बाद हमारी सोल सिर्फ भटकती है। और फिर वो ऐसी नियर बाय फ्रीक्वेंसी के इंसान को पकड़ती है और हम बोलते हैं ना, इसमें आत्मा आ गई है, इसको भूत ने पकड़ लिया है, भूत प्रेत, वो इसको स्पिरिट का अटैक्स आते हैं। आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी है किसी की, ये एक स्पिरिट है, इन दोनों की सेम माइंडसेट है। इसमें इतना गुस्सा है, इसमें इतना गुस्सा है। वो क्या करेगा, स्पिरिट इस बॉडी में चला जाएगा और वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करेगा या बदला लेगा। तो मैक्सिमम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुस्सा तो इतना था, बढ़ कैसे गया, उसने मर्डर कैसे कर दिया, रेप कैसे कर लिया। इसका रीजन क्या है, उसने उस स्पिरिट्स को अट्रैक्ट किया, अटैच्ड हो गया और उसके बाद उसने उसके थ्रू एक्सप्रेस किया। मुझे पता नहीं कि एग्जाम्पल पर मुझे अभी याद आया कि ओम शांति ओम जो मूवी है, उसमें शाहरुख का फिर से जन्म होता लेना है, पर दीपिका है
उसकी आत्मा वहां पे थी। एग्जैक्टली मतलब जो भी आप बात करें उसके परफेक्ट साथ हम परफेक्ट रिलेट 100%। कर सकते नहीं, हैं। जितने भी आपने को कर्स पिक्चर, जितनी भी पास्ट लाइफ के ऊपर पिक्चरें बनी है ना, हाँ उस डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि उस जगह पे, जैसा कर्ज में उसी काली मंदिर के वहां पे ऋषि कपूर को दिखाया, हाँ समझ में कि नहीं? आपने ओम शांति ओम में देखा कि उसी शूटिंग के सेट पे वो लेके गए। यस तो वो ट्रिगर कहाँ होता है? जहाँ उस जगह पे मेमोरीज है। जहाँ मेमोरी नहीं है वहाँ ट्रिगर भी नहीं होगा। हाँ समझ में है ना? Yes. इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि गांव में ऐसे कोई पेड़ होता है ना, पेड़ के छाया में बैठना नहीं, हम्म क्योंकि उस पेड़ के अंदर ना वो आत्माएं चली जाती है। हाँ और देखना काफी बड़ जगहों पे पुराने जो पेड़ होते हैं ना, उसकी ब्रांचेस लंबी लंबी होती है। ओके आपने देखा होगा। हम्म एक्चुअली वो सब जटाएं होती है साधुओं के, जो नागा साधु होते हैं ना, हाँ हाँ वो लोग 6 साल 12 साल के बीच में ऐसे पेड़ों में जाके अंदर छिप जाते। लेकिन वहां अगर कुछ गलती करोगे आप, कुछ आपने काटने की कोशिश की या तोड़ने की कोशिश की, वो स्पिरिट्स अटैक करते हैं। ओके तो हमें लगता है अचानक क्या हो गया, ये पेड़ काटने के बाद यहाँ एक्सीडेंट कैसे हो गया, यहाँ बिल्डिंग बंद क्यों नहीं रही है, बार बार टूट क्यों रही है, या मतलब वर्कर्स की मर्डर, लेबरर की मर्डर क्यों हो रहा है, Yes. या डेथ क्यों हो रही है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिट भटक रही है ना वहाँ पे। मतलब ये जो आत्माएं भटकने वाली बात है वो सही है। 100% है। ये साइंस भले मेडिकल साइंस नहीं मानता है, लेकिन जो पैरामेडिकल्स है या पैरानॉर्मल साइंस है, ये सब जानती है। बिकॉज इनविजिबल चीजें होती है ना, होती है। और इनविजिबल चीजों में स्पिरिट भी तो आती है। हम्म सिर्फ आप थॉट नहीं बोलोगे, क्या मुझे विचार नहीं देख रहे, वो इनविजिबल है। हाँ लेकिन वो विचार धारा है, धाराएं जो आती है वो स्पिरिट से आती है, आत्माएं से आती है। ओके और वो जब आती है ना, तो हमारा सूझबूझ चला जाता है, हमें समझ भी नहीं आता कि मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। फिर अगर हम बात करें तो अगर किसी में ऐसी आत्माएं आती है, प्रवेश करती है शरीर में, तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि इसके ऊपर तो वशीकरण किया गया है। हाँ हाँ इस वजह से हाँ ये हो रहा है। राइट। कई बार तो क्या है कि कई लोग अगर रिवेंज लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं, तो भी वो ऐसा कुछ करते हैं। राइट जिसको गुजराती में हम टुचका बोलते हाँ हैं। बराबर है। तो वो सच में ऐसा होता है? वो ऐसा नहीं कर होता पाता है ना, बिकॉज आप देखो अभी ये जो विनाश चल रहा है ना, देश देश की लड़ाई चल रही है, जात जात की लड़ाई चल रही है, ये सब स्पिरिट ही करवा रही है। ओके ये अभी जो वॉर का पूरा माहौल है, सब स्पिरिट करवा रही है। ये मतलब इंसान कितना किसको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थॉट्स कहाँ तक जाएंगे। मैं आप तक विचार डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं मेरे विचार आपके पेरेंट्स तक थोड़ी डाल सकूंगा। हाँ वो तो आपके घर पे है, यस यस इज इट राइट? और मैं जानता भी नहीं हूँ। यस तो हम काफी बार ये अज्यूम करते हैं कि इसने कितने लोगों को नेगेटिव कर दिया। वो नेगेटिव कर ही नहीं सकता। उसकी तरंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 2-4 मीटर तक जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। लेकिन ये जो स्पिरिट की तरंग है ना, वो 3000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। ओके क्योंकि उसको बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं तो है। उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। वो आपके थ्रू किसी को भी डैमेज कर सकती है। ओके मतलब आपके अंदर कोई ऐसा थॉट डालेगी और आपके अंदर नेगेटिव थॉट अपने पेरेंट्स के अंदर डालेगी और पेरेंट्स को डैमेज करेगी। ओके तो ये स्पिरिट का जो साइंस है ना, ये मेडिकल साइंस से ऑपोजिट है। मेडिकल साइंस में एक लिमिटेशन है, क्योंकि बॉडी की एक केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स के लॉज है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के लॉज या मैटर के लॉज से अलग है, कॉन्शियसनेस के लॉज और भी अलग है, चेतना के लॉज और भी अलग है। ओके उसमें कैसा है ना कि आदमी सिर्फ एस्ट्रली अगर कोई एक थॉट डालेगा तो मास ऑफ द पॉपुलेशन उसको कंट्रोल कर सकता है। वो उसकी चेतना इतनी पावरफुल है। ये कुंभ के मेले में जो नागा साधु आते हैं, ये पूरी उस चेतना से सारे पब्लिक को कंट्रोल करते हैं। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्योंकि 6 साल 12 साल के बाद आते हैं, तो सोचो उनमें पावर कितना रहेगा। आप 10 मिनट अगर मौन रखोगे तो 10 मिनट में आपके अंदर कितना पावर आ जाएगा। और कोई आदमी 6 साल बात नहीं करता है,
या 12 साल बात वो नहीं जो करते एनर्जी है वो तो उसमें कितना जबरदस्त रहेगा करके। yes. तो ये जो स्पिरिट है ये सिर्फ हम रिग्रेशन से कॉर्ड कट करके रिलीज कर सकते हैं। अगर उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करेंगे तो कॉर्ड कट ही नहीं होगा, उसकी तारें जुड़ी रहेगी, तो कभी भी वो विक्टिमाइज्ड हो सकता है। okay. तो हम बोलेंगे पता नहीं बार बार इसको ऐसे अटैक्स क्यों आ रहे हैं। हम मेडिकली बोलेंगे इसको एपिलेप्सी आते हैं, हम उसका ईईजी करवाएंगे। तो ईईजी में सोचेंगे हाँ ब्रेन के कुछ सेल्स है ना ट्रॉमा में है, कुछ डैमेज है, कुछ बचपन का टेंशन है, बचपन की कुछ यादें हैं, मतलब हम ऐसी बातें बोल के उसको ऐसे छोड़ देंगे। okay. जबकि सबके दिमाग में ऐसी बातें हैं। सबको एपिलेप्सी क्यों नहीं आती, सबको मिर्गी क्यों नहीं आती, सबको अटैक्स क्यों नहीं आते? इसका मतलब कि उसके अंदर इतने गहराई थोड़ी है। तो ये रिग्रेशन से ही सॉल्व हो सकता है। अभी आपने बात करी कंट्रोल करने की, हाँ। कि अगर हम में जो पावर है, एनर्जी है, तो वो कई सारे पूरे मास को कंट्रोल कर सकता है। और अभी पूरा वॉर का माहौल चल रहा है, तो मुझे ट्रम्प के बारे में पूछना है कि अगर पास्ट लाइफ हम सबकी देख पा रहे हैं, तो अभी जो ट्रम्प का बिहेवियर है वो जिस तरह से पूरा वॉर का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, स्पेशली ट्रम्प के बारे में? नहीं देखो, हर युग में है ना कोई तो एक ऐसा पैदा होता है जो डिस्ट्रक्टिव रहता है। okay. हर युग में आप लादेन की बात करो, हिटलर की बात करो, या शकुनी की बात करो, या रावण की बात करो, हर युग में ना ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम -7 पे है। okay. एक्सट्रीम -7 पे, समझ में आ रहा है? हमारे भगवान गुरु एक्सट्रीम प्लस पे, +7 पे समझो, और ये लोग एक्सट्रीम -7 पे है। अब ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग किसी भी तरह से उन मास ऑफ द पॉपुलेशन जो -6 वाली है उनके थ्रू काम करेंगे, क्योंकि वो नियर फ्रीक्वेंसी के okay. जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो डिप्रेशन में, जिनको कहीं न्याय नहीं मिला है। आप मुझे बोलो इनकी पॉपुलेशन कितनी होगी इस दुनिया में? सबसे ज्यादा होगी। कोई घर में फ्रस्ट्रेटेड है, कोई ऑफिस में है, कोई सोसाइटी में है, कोई अपने कंट्री में, कोई नेशन में है, कोई स्टेट में है, इज इट राइट? अब इन लोगों को तो करना बहुत इजी है। okay. हम बोलते हैं इसने भड़का दिया। हाँ। तो ट्रम्प भी वही है, उसने एक बात बोल दी, लोग भड़क गए, क्योंकि भड़के तो पहले से ही थे। okay. उसने सिर्फ प्रोवोक किया, उसने तो सिर्फ ट्रिगर किया। हाँ. बाकी कुछ काम नहीं करना है। okay. जैसा एक वायरस था, वायरस को पता है कि मैक्सिमम लोगों का सैचुरेशन लेवल डाउन है। हाँ. वायरस को किसी के अंदर जाना नहीं पड़ा, जो कम सैचुरेशन वाले थे उन्होंने ही उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो ट्रम्प की नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट तो लोग ही तो कर रहे। okay. हमारे महाराष्ट्र में भी जो बोल रहे कि मराठी में ही बोलना चाहिए, तो वो भी किसको अट्रैक्ट कर रहे? जो उनको लगता है हम महाराष्ट्र में रह के हमको जस्टिस नहीं मिला, कर okay. कुछ भी नहीं रहे, लेकिन उनको हक चाहिए। तो लड़ाना इजी है ट्रम्प जैसे लोगों के लिए, क्योंकि लोग या तो डरे हुए हैं या तो अंदर से मरे हुए हैं। तो इन लोगों के थ्रू तो ये काम इजी है कि नहीं? फिर उसकी पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट उनकी अभी करंट लाइफ पे? उसकी पास्ट लाइफ नहीं होती है। ये लोग है ना, ये डिस्ट्रक्शन करने के लिए पैदा हुए। okay. मतलब कहते ना ये रावण की कैटेगरी के हैं, वो डिसाइडेड है वो डिसाइडेड ही है, और वो तो हर युग में रहने वाले। okay. उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी साधना करो तो आप बच पाओगे। okay. हमको अगर उनसे दूर रहना है तो आपको लाइट के साथ रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, शील्ड बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप नहीं रहोगे तो कोई भी अटैक करेगा कि नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। फिर जैसे मैंने बोला शील्ड बनाना पड़ेगा, तो वो एक ओरा शब्द अभी क्या है, सोशल मीडिया पे भी ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ओरा। तो ये क्या है, मुझे समझना है। ओरा क्या है ना कि थॉट इलेक्ट्रिकल है, इमोशन मैग्नेटिक है, तो ऑरा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। okay. है ना? तो जब हम विचार क्रिएट करते हैं ना, वो भी एक शील्ड बनाते, एक टेम्पररी थॉट। जब हम भाव में आते तो एक बड़ा शील्ड बनता है। okay. समझ में आया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि मुझे भगवान के दर्शन करने, ये थॉट है, एक इलेक्ट्रिक क्रिएट हुआ, और जब मैं भगवान की मूर्ति के सामने आ गया तो एक मैग्नेटिक भाव आ गया, तो ये थोड़ा तो एक शील्ड बड़ा हो गया।
तो पहले तो सिर्फ एक विश्वास था कि नहीं भगवान है, लेकिन जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मुझे रियल प्रोटेक्शन फील होता है, तो वो बढ़ गया। बढ़ गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ऑरा है करके, ओके। है ना। फिर वो ओरा स्कैनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट तो इसलिए है ना क्योंकि ऑरा स्कैनिंग में आप किसी के बिहेवियर को समझ सकते हो। नहीं तो आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नहीं समझ पा रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको क्या पता। ओके। लेकिन ऑरा झूठ नहीं बोलता है, वो सही में बता देता है कि इसके अंदर राग द्वेष क्रोध मोह माया क्या है। तो इसलिए ऑरा इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर ओरा के बाद हम बात करें तो मैंने जैसे बोला कि कई बार कम उम्र में लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो कर्म के बारे में। यस यस। फिर किसी की अगर सडन डेथ हो जाती है, फिर सडन डेथ हो जाए या फिर उनकी प्रॉपर एज हो गई थी और उसके बाद उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद वो जो आत्मा है उसके साथ क्या होता है जब तक वो किसी दूसरे शरीर में नहीं जाती तब तक? जिनकी सडन डेथ होती है ना उनका ऑरा तो अनस्टेबल होता है ना, और जिनकी उम्र हो गई और वो मर गए उनका तो ऑरा स्टेबल होता है। तो उनको तो पता है कि भाई मुझे जाना है, तो जाने के बाद वो शांति से जाते हैं। ओके। तो उनका ऑरा पीसफुल रहता है, बोलते भाई अभी 75 हो गई 80 हो गया और कितना जिएगा ये। जी। लेकिन कोई 20-25 साल की उम्र में अगर चले जाता है तो उसका ऑरा कैसा रहेगा? वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल अनसेटिस्फाइड होगा। यस। तो वो सोचो, वो तो सोचता है कि या तो मुझे जल्दी जन्म मिल जाए, ओके, और या तो मुझे कोई ऐसा शरीर मिल जाए जिसके अंदर घुस के मैं अपना काम करूं। ओके। तो वो जो आत्मा है वो कई बार शरीर में प्रवेश करती है, कई बार करती। हाँ, वो उनका कुछ नंबर हम तय नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं। तो फिर मैंने ऐसा सुना है कि ह्यूमन बॉडी में मनुष्य के अवतार में सिर्फ एक ही बार हमें जन्म मिलता है, तो इस बात को हम कैसे वो देखेंगे? शब्द को डिकोड ढंग से नहीं किया। मतलब क्या है, आपको जिसकी चेतना मिली है ना वो चेतना एक ही बार मिलती है। ओके। अगर मुझे अभी सपोज साईं बाबा की चेतना मिली है फॉर एग्जांपल ये लाइफ में, तो नेक्स्ट लाइफ में साईं बाबा की चेतना नहीं मिलेगी। ओके। अगर मुझे हनुमान जी की मिली है तो नेक्स्ट लाइफ में हनुमान मतलब दूसरी बार रिपीट नहीं होगी? रिपीट नहीं होगी, नॉर्मली रिपीट नहीं होती। ओके। इसका रीजन क्या है ना, आपने जिनका एक्सपीरियंस ले लिया वो 360 डिग्री था, ओके, तो आप एग्जिट हो गए। लता मंगेशकर को समझो सरस्वती माँ की कॉन्शियसनेस मिल गई, अब कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट लाइफ में वो सरस्वती माँ की चेतना लेके आएगी। ओके। तो वो सिंगर भी नहीं होगी। और उसने खुद ने भी इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोला कि अगर नेक्स्ट जन्म होगा तो मैं कभी सिंगर तो बनूंगी नहीं। ओके। क्योंकि जिसकी चेतना मिलती है उसकी चेतना से आप पूरी लाइफ की एक जिंदगी जी लेते हो। आपकी इच्छा ही नहीं होती कि मुझे वापस ये मिले। आपको वेरिएशन चाहिए कि नहीं? यस। हम बोलते 33 करोड़ देवी देवता, तो जब 33 करोड़ हैं तो वापस वही क्यों लोगे आप? ओके, हाँ, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब वो रिपीट नहीं होता। रिपीट नहीं होता ना, बिकॉज आपका माइंड तैयार ही नहीं है ना। ओके। ऐसा है ना। मतलब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि आत्मा प्रवेश करती है, मतलब दूसरी चेतना के साथ, एग्जैक्टली दूसरे शरीर में, एग्जैक्टली वो रिपीट नहीं राइट होता है। राइट राइट। फिर अभी हम रिलेशन के बारे में बात करें तो फादर एंड डॉटर है, फादर एंड सन है, तो उनका जो रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, उन पर जो ये पास्ट लाइफ है, ये ओरा है, वो कितना इम्पैक्ट करता है? वो तो इम्पैक्ट बहुत करेगा ना, बिकॉज आपने देखा जो लोग एक ही घर में रहते हैं ना उनके फ्रिक्शंस ज्यादा होते हैं, उनके झगड़े ज्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि उनके औरत टकराते बहुत रहते हैं। तो काफी बार बोलती है तेरी शक्ल ही नहीं देखनी, जिस दिन तेरी शक्ल नहीं देखते ना मेरा दिन अच्छा जाता है। यस, ट्रू। मतलब ऑरा में बिगड़ जाते हैं ना हम एक दूसरे के, ओके। ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन कहीं अगर हम चले गए, हिल स्टेशन पे गए या कोई सत्संग में गए या रिट्रीट में गए, तो हम उसकी ऑरा से दूर चले जाते हैं। दूर चले जाते तो दूर जाने से झगड़े कम होते। ओके। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे आके मुझे बहुत शांति मिली। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी बच्चा सपोज घर में है तो माँ बाप ताने देते, तू टाइम पे उठता नहीं है, टाइम पे खाना खाता नहीं है, तू पढ़ाई करता नहीं, पूरा दिन फोन पे लगा रहता है, तू बस दोस्तों के साथ लगा रहता है, सब बोलते हैं ऐसे, आपने सुना होगा। हाँ। यही बच्चा फॉरेन जाते हैं
मरते उसके फ़ोन के लिए, उसके वीडियो कॉलिंग के लिए मरते, उसका हर खाने पीने के बारे में पूछेंगे, तुझे कितना पैसा चाहिए उसके बारे में पूछेंगे। यही जब यहाँ रहता है तो कोई नहीं पूछता है। ओके। तो ऑरा ऐसा है कि साथ में रहने नहीं देता, लेकिन ऑरा से दूर रहोगे तो उसको छोड़ने का इच्छा नहीं होता, डिटैच होने का इच्छा नहीं होता। अगर हमारे पास पूरा नॉलेज है, मुझे पता है कि आपके साथ मेरे झगड़े क्यों हो रहे हैं, मुझे भी ये सब कुछ करना है, पर वो क्या है कि ये जो पूरा टॉपिक है वो बहुत ही डीप टॉपिक, बहुत डीप टॉपिक, पर मुझे ऐसे ही मेरे खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे ये सारी चीजें करनी है जिससे झगड़े कम हो और मेरी मेंटल सिचुएशन अच्छी हो। तो कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी ऐसी बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा कर सकता है? ध्यान तो मतलब ऐसा है ना, पहले तो आपको आपका बिहेवियर का अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं ना, मतलब आपकी एक्शन का, आपके थॉट्स का, आपके इमोशंस का, उसका आपको भास होना चाहिए। जागरूक अवस्था में होश में रहना चाहिए, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि जब आप सांसें लेते हो तो ये आपको जानना जरूरी है कि अभी दिमाग में क्या चल रहा है और मैं उस टाइम पे सांसें ले रही हूँ। ओके। तो क्या होगा? फ्यूल टू फायर। दिमाग में गुस्सा चढ़ा पड़ा है, मैंने ऑक्सीजन लिया तो बर्स्ट होगा कि नहीं? ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा। मैं क्या करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं सांसों पे नियंत्रण करता हूँ और उसको कमांड देता हूँ, बस शांत हो गया है, तू शांत हो गया है, तू शांत हो गया है, तू शांत हो गया है। तो वो जो गुस्सा है उसको वो फ्यूल नहीं मिलता। तो ये सेकंड स्टेप है करके, है ना। तीसरा स्टेप ये है कि जो लोग हीलिंग सीख लेते हैं, चाहे वो प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है या करुणा हीलिंग, जो भी सीख लेते हैं, वो लोग है ना हर टाइम कुछ ना कुछ सिंबल्स डालते हुए, हीलिंग डालते हुए वो अपने गुस्से को पूरा डाइल्यूट कर सकते हैं। ओके। तो वो क्विकेस्ट वे है कि जहाँ मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अगर मैं मुंह खोल दूंगा ना तो हमारे झगड़े ही हो जाएंगे। इज इट राइट? तो मैं क्या करता हूँ, उसके पहले मैं अपने कुछ हीलिंग कर देता हूँ, कुछ सिंबल्स डाल देता हूँ, कुछ मैं अपने आप को एफर्मेशन देता हूँ, कुछ हम मंत्र चैंट करते, तो उससे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो वो जब सामने आता है तो मुझे ट्रिगर नहीं होता। तो ये है कि आप पहले तैयार हो जाओ उसको डिसॉल्व करने के लिए। आपका इंटेंशन पहले प्योर रखो, मुझे झगड़े नहीं करने, मुझे इसका निवारण करना है। तो ही हो सकता है वो, तो उससे सॉल्यूशन, तो ही सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मैक्सिमम लोग मैंने देखे, मैं तो अभी बहुत 27 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, 27 ईयर, मैं देखता हूँ कि लोग पॉडकास्ट के बाद भी मेरे पास मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा तो नहीं, बस मुझे आप निकाल दो बाहर, मुझे आप निकाल दो। रेयरली कोई मुझे बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं उससे बाहर निकल सकूं, मैं खुद निकल सकूं उससे। डिफरेंस देखा यहाँ पे? यस। उनको दिखता भी है कि ये डॉक्टर बोल रहा है, ये मेडिकल डॉक्टर है, ये कोई साधु नहीं है, ये कोई गुरु नहीं है, ये क्या निकालेगा। लेकिन लोगों की साइकोलॉजी कैसा है, आपको नहीं जानते, वो आपको भी मैसेज करेंगे। वो उनको लगेगा नहीं आपने मेरा पॉडकास्ट लिया तो आप में कुछ नॉलेज है, आप में कुछ पावर है, वो आप पे भी नहीं, क्योंकि उनको कहीं तो भी अपना भड़ास निकालना है। लेकिन कोई आदमी ऐसा मुझे आज तक मैसेज करके नहीं लिखता है कि सर आप मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे मैं अपने आप को सुधार पाऊं, मैं खुद इससे बाहर निकलूं। ऐसे तो लोग बोलते ही नहीं है। लोग बोलते रिग्रेशन आप करो मेरा, आप मेरी पास्ट लाइफ बताओ, आपको तो सब दिखता है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं देख भी लूंगा तो भी क्या फायदा है, कुछ फायदा तो मैं अगर किसी को बोलूं तुम्हें 3rd स्टेज का कैंसर है, तुमको 4th स्टेज का कैंसर है, ये मैं बोल भी दूं, उससे क्या सामने वाले का कैंसर ठीक होगा? क्या नहीं होगा। तो फिर तो मैं यही कहता हूं कि लोग अपने है ना इंडिया में या तो विश्वास नहीं रखते कि खुद बदल सकते हैं, और या तो उनको पुरुषार्थ नहीं करना है, उनको मेहनत ही नहीं करनी है। वो सोचते हैं कोई ऐसा चमत्कार हो, कोई साधु धागा दे दे, कोई तावीज दे दे, कोई ऐसे विभूति दे दे, कोई ऐसा प्रसाद दे दे कि जिससे मेरा प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा चल भी रहा है। मतलब मुझे अगर कुछ हुआ है तो मैं उसका सॉल्यूशन क्या है वो नहीं सोचूंगी, सीधा कुछ ऐसा तांत्रिक और वो सारी चीजें, उसमें हम इतना उलझ गए हैं कि हम सोचते हैं कि उससे वो ठीक हो जाएगा। यस।
वो मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो गए बहुत सारे। कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो गए ना क्योंकि लोगों को क्विक चाहिए, हाँ। है ना, पेशेंस नहीं है लोगों में, ऐसा धीरज नहीं है कि भाई आराम से सबूरी के साथ काम करे। ऐसे तो मैंने बहुत कम लोगों में देखा हाँ। ऐसा है। फिर अभी हमने विद्या और तांत्रिक उसके बारे में बात की, तो अभी मैं वो जानना चाहती हूँ कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ये जो दोनों शब्द है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, पर उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? नहीं, डिफरेंस तो बहुत है। अभी आपके यहाँ पे ये भगवत गीता की बुक पढ़ी है, राइट, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है ना, राइट। यस। यहाँ पे ऐसी कोई बुक है जो आपके ऊपर लिखी है? नहीं। बस जो आप हो वो स्पिरिचुअल हो, जो ये Okay. बुक है ये रिलीजियस है। रिलीजियस, ओके। रिलीजियस का मतलब कुछ चीज़ें पहले से ही बोली गई है, लिखी गई है, समझाई गई है। स्पिरिचुअल का मतलब आज तक कहीं ना बोला गया है, ना सुना है और ना कहीं हुआ है, दैट इज स्पिरिचुअल। ओके, मतलब मैं रोज मंदिर जाती हूँ। आज ये जो पॉडकास्ट चल रहा है ये स्पिरिचुअल है। ओके। ये कहीं लिखा था? नहीं। बस तो यही समझने वाली बात है। स्पिरिचुअल का मतलब आप रोज मेडिटेशन करते हो, रोज ध्यान करते हो, रोज योगा करते हो, रोज हीलिंग करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो शायद कहीं लिखा नहीं गया। ओके। समझ में है कि नहीं? आप कुछ दान करते हो अचानक कि आज मुझे मेरे कपड़े डोनेट करने गरीबों को, ये कहीं लिखा नहीं गया। आज आपने कोई खाना डोनेट किया, ये कहीं लिखा नहीं गया। जो चीजें जहां कहीं नहीं लिखी है, मेंशन नहीं की है, वो स्पिरिचुअल है। ओके। समझ में आ रहा है? लेकिन वो स्पिरिचुअल है जो आदमी होश से करता है, अनकंडीशनल करता है, उसको रियल यूनिवर्सल स्पिरिचुअल कहा जाता है। ओके। जो कंपैशनेटली होता है, जो करुणा भाव से होता है, वो रियल स्पिरिचुअल है। ओके। जो स्वार्थ से होता है वो भी स्पिरिचुअल है, लेकिन उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ओके। वो स्वार्थी वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि भाई हाँ मैंने कर दिया, मेरे को नाम चाहिए था, मेरे को एक टाइटल चाहिए था, मुझे अपना स्टेटस में डालना था, मुझे 4 लोगों को फोटो पे दिखाना, मैंने डाल किया। तो वो भी स्पिरिचुअल है, लेकिन वो दिखावा के लिए जो दिखावा वाला स्पिरिचुअल है। ओके। और 95% लोग दिखावे वाला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। ओके, यस, ट्रू। अनकंडीशनल वाला नहीं करते। वो जो करेंगे वो इंस्टा पे डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, वो बैनर बनाएंगे, वो उसकी मार्केटिंग करेंगे, वो स्पिरिचुअल थोड़ी हुआ। वो आपका स्पिरिचुअल प्रोफेशन हो गया। ओके। और उससे आप पैसे बनाना चाहते हो, तो फिर वो रियल स्पिरिचुअल कैसे हो गया? इज इट राइट? यस। रिलीजियस क्या है ना, कि जहां पे आप संतों के बारे में, गुरुओं के बारे में, भगवानों के बारे में अच्छी बातें लिखते हो और लोगों को बोलते हो कि यही फॉलो करो। ओके। उनकी डार्क साइड इस बुक में कहीं लिखी नहीं है। लिखी है मुझे बताओ? नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी में दोनों बातें साथ साथ में चलती है। ओके, अच्छी और बुरी दोनों चलती है। ये रिलीजियस में बिल्कुल नहीं होता। रिलीजियस में कहते हैं इससे दूर रहो, तो उसका अनुभव कहाँ से मिलेगा? ओके। और जब तक अनुभव नहीं मिलेगा तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहाँ हुई? सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर अभी जिस तरह आपने रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात किया, तो हम ऐसा भी अक्सर सुनते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। पर ऐसा हम देखते हैं, फील करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, वास्तव में अच्छा कर्म करते हैं, वो लोग सफर ज्यादा करते हैं। और जो बुरे लोग हैं, हम देखते हैं कि इसने बुरा कर्म ही किया है, फिर भी वो सक्सेसफुल है, वो एंजॉय करते हैं, टेंशन नहीं है उनकी लाइफ में। तो ये जो कंट्रोवर्सी, इम्बैलेंस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो तो ऐसा है ना, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि लाइफ बिटवीन लाइफ, जब आप भगवान के सामने बैठते हो ना, भगवान एक ही क्वेश्चन पूछता है कि तुमको नेक्स्ट लाइफ में सोल को अपलिफ्ट करना है या तुम्हें सिर्फ अपने सपने पूरे करने? ओके। एक ही क्वेश्चन पूछता है। आपने बोला मुझे सपने ही पूरे करने, ठीक है, तो आप बुरा काम करो, आपको कोई रुकावट नहीं है। Okay. और अगर आपने ये सेकंड डिसीजन लिया कि मुझे सोल को अपलिफ्ट करना है, सोल के लेवल को नेक्स्ट लेवल पे एसेंशन करना है, आपको बहुत तकलीफ आएगी। okay. जो बच्चा स्कूल में जाएगा उसी की तो परीक्षा होगी कि नहीं? जो बच्चा स्कूल में जाएगा ही नहीं उसकी परीक्षा होगी। okay. तो यही डिफरेंस है ना। तो ऐसा हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, इसके साथ बुरा हो रहा है। ये बुरा नहीं हो रहा है,
इसको अपलिफ्ट किया जा रहा है। ओके। क्योंकि सुख में सब जी लेते हैं, दुख में लोग जी नहीं पाते। इज इट राइट? तो अच्छे लोगों को जब दुख मिलता है, इसका मतलब कि उसको सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। ओके। उनकी एग्जाम चल रही है। एग्जाम चल रही है। ओके। और बुरे लोग हैं, उनको परीक्षा में बैठना ही नहीं है, उनको सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले ही नहीं जाना है। तो उनके लिए तो यही ठीक है ना। ओके। वो सिर्फ अभी जो है वो चला रहे। तो फिर चॉइस किसकी है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसीलिए ये सब 100%। अभी हमने ट्रम्प के बारे में बात किया, तो अभी थोड़ा करंट सिचुएशन पे भी आते हैं कि जो खामेनेई है, उनकी जिस तरह से डेथ हुई, तो किसकी? खामेनेई, ईरान। यस, हाँ। तो उनका कोई पास्ट लाइफ का आपके बारे में इंफॉर्मेशन हो आपके पास, या फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? उसका पास्ट लाइफ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं कल परसों जब इसका फोटो देखा ना, एक चीज मुझे समझ में आई थी कि आज जो ट्रम्प कर रहा है ना, एक टाइम में इसने भी वैसे किया। देखो क्या होता है ना, आप जिसके अंदर जैसे सीड्स डालते हो, बीज डालते हो, कल ये बारूद बन के ना फटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हम लोग जो बीज बोते हैं किसी के अंदर, तो ये वैसा ही तो बाहर निकलेगा ना कभी ना कभी। तो ये बंदे का भी मैंने ऑरा देखा कल परसों जब मैंने इसकी फोटो देखी, कि इसके अंदर ना रिवेंज का एक भाव था, गुस्से वाला। तो कुछ एक निमित्त से ना ये चीजें बाहर निकलती है। ओके। और इसके जैसा ही कोई बंदा उसको ट्रिगर करेगा। ओके, हाँ। और कौन कर सकता है? ओके। ऐसा है। इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ और इस तरह से उसकी एग्जैक्टली ना। नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं। उनकी पास्ट लाइफ देखी है आपने? उनकी तो मैंने बहुत पहले देखी थी, 2014 में देखी थी, जब मैं ऋषिकेश पहली बार गया था। और उस दिन रात को ऐसा हुआ ना, फर्स्ट डे, जब मैं वहाँ आश्रम में बैठा था, दयानंद आश्रम में, दयानंद सरस्वती आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मोदी के गुरु का आश्रम है और ये इनके गुरु है और ये यहाँ आते रहते हैं। तो हम जब गंगा तट पे बैठे थे, तो मुझे दिखाई दिया कि ये कितनी बार मोदी जी यहाँ पे आके ध्यान करके गए हैं, योगा करके गए, ध्यान करके गए हैं करके। और ये जो गुरु थे वहाँ पे, उनके वो हर लाइफ में शिष्य रह चुके, हर लाइफ में शिष्य रह चुके। तो उन्होंने हर लाइफ में उनको कहा कि तुम यंग सोल हो, मैं भी यंग सोल हूं। ओके। एक लाइफ में तुमको लीडर बन के ना ये सारी विद्याएं, ये शक्तियां, उसका एक प्रभाव लोगों के ऊपर डालना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए इस लाइफ में उन्होंने उस पावर को एक लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू बाहर निकाला। ओके। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है ना, जब आपके पास कोई पावर होता है, आपकी अपनी एक फ्री विल चॉइस होती है। मेरा मोबाइल 100% चार्ज है, मैं गेम भी खेल सकता हूँ, FB भी देख सकता हूँ, इंस्टा भी, मेरा whatever you want, whatever you want। तो वो गुरु ने यही इनको कहा, जो मुझे उस टाइम पे समझ में आया पास्ट लाइफ में, कि भाई तुमको अब है ना, क्योंकि अब संतों की जरूरत है। ओके। अब संतों की जरूरत है, मतलब कि संत लीडर बन के आए तो देश चलेगा, डेवलप्ड होगा। क्योंकि उस संत में पावर होगा, पोटेंशियलिटी होगी, उसमें करेज होगा, उसमें गट फीलिंग होगी। और ये नरेंद्र मोदी में पूरी तरह से आ गई थी। ओके। है ना? तो जब वो पावर आती है तो पब्लिक को उसका फायदा होता है। अब उसकी अदर साइड भी हम देखते हैं। अदर साइड क्या होता है कि जब भी आप एक कैटेगरी के लोगों को प्रोग्रेस करते हो, तो दूसरी कैटेगरी के लोगों का डिमोलिश होता है, नुकसान होता है कि नहीं? अयोध्या में हुआ। यस। इज इट राइट? यस, यस। अयोध्या में जो लोग अपने इलीगल प्रॉपर्टीज लेके बैठे थे, उनका वहां घर तोड़ना शुरू कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी ली गई। यस। समझ में, जब्त कर किया गया। आप देखो, ये जो 4 धाम है, इस 4 धाम को ये लोग एक्सप्रेस हाईवे करने के चक्कर में कितने टनल्स बनाए। यस। कितने इन्होंने पहाड़ तोड़ दिए। ये अदर साइड हुआ। यस। इज इट राइट? ये जितना भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये सारा अदर साइड ऑफ है। ओके।
और ये इनअवॉइडेबल है, क्योंकि जब कोई मंत्री बनता है तो हम सोचते हैं कि ये डेवलपमेंट लाएगा, और डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है। ओके। पुराना स्ट्रक्चर को, तो वो हेरिटेज प्रॉपर्टी तोड़ेगा, पेड़ तोड़ेंगे, पहाड़ तोड़ेंगे, नदियों का रुख बदल देंगे, हवा का रुख बदल देंगे, सब डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये इनडायरेक्टली ना पूरे दुनिया का विनाश ही तो क्रिएट हो रहा है वापस। ओके। जिस 5 एलिमेंट्स को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसी 5 एलिमेंट्स से तो हम और आप बने। यस, ट्रू। और अगर ये नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते तो भी तो प्रॉब्लम रहता ना, कि नहीं कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। मतलब आपने जिस तरह से कहा कि संत को लीडर बनने की जो बात थी बहुत जरूरी है, या वो उसके साथ कनेक्ट एग्जैक्टली। नरेंद्र मोदी आप के देखो साथ। काफी एक्टर है ना, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, ऐसे कितने एक्टर मैं आपको बताऊं जो फिल्म इंडस्ट्री में यंग सोल थे, उसके बाद लीडरशिप में आए। यस, ट्रू। बराबर है। तो ये उसी सोल लेवल के होते हैं, गुरु भी उसी लेवल पे होते हैं। आप देखो ये सब स्पोर्ट्समैन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, लीडर्स जाते किसके पास है? गुरुओं के पास जाते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। कोई सत्य साई बाबा के पास पहले जाते थे, कोई अभी प्रेमानंद वाले के पास जाते हैं कि भाई मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं आज पिक्चर में काम करने जा रहा हूँ, मेरा हिट होना चाहिए। ये एक ही सोल लेवल के तो लोग हैं सब, सारे एक ही सोल लेवल के हैं, इनका किरदार अलग है। ओके। इसलिए हम लोग सोल लेवल पे जो स्टडी करते हैं ना, हमको समझ में आता है इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप किसी इंसान का इस तरह से आप जब सोल स्टडी करते हैं तो मतलब वो आपके पास नहीं है, वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो किस तरह से करते हैं? उसकी चेतना कहीं तो है, उसकी चेतना से तो कनेक्ट होना है। जैसे हम बोलते हैं कि इसके अंग में देवी आई, तो देवी थोड़ी है कहीं पे भी, उसकी चेतना ही तो है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इंसान तो किसी से भी कभी भी कनेक्ट हो सकता है, उसका इंटेंशन होना चाहिए और उसकी वो प्योरिटी या उसकी साधना होनी चाहिए कि जिससे वो कनेक्ट हो जाए, है ना। उसके हिसाब से आप अभी राउटर कहाँ पे है, टावर कहाँ पे है, सैटेलाइट कहाँ पे, लेकिन नेटवर्क तो मिल रहा है ना यहाँ पे। तो यही चीज होती है कि कोई कहीं पे भी हो, आपको तो कनेक्ट तो हो सकते हो, ऐसा है ना। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये तो है। अगर चर्चा चलेगी तो बहुत लंबी चलेगी। सही बात है। पर लास्ट में मैं इतना पूछना चाहूंगी कि अभी यूथ जो है वो साइंस में उलझे हुए हैं, धर्म कोई बात है तो उसमें उलझे हुए हैं, तो ये पूरा जो उलझन अभी चल रहा है, तो उसमें आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी यूथ को? मैसेज मेरा बहुत सिंपल है, इस यूथ को ना 2 जगह से करेक्शन करना है। एक लेफ्ट ब्रेन में ज्यादा नहीं रहना है, इंटेलेक्ट पार्ट में ज्यादा नहीं रहना है, इज इट राइट। दूसरा राइट ब्रेन में उसको ओल्ड पैटर्न को डिलीट करने के लिए रिग्रेशन करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्रिएटिविटी बाहर निकालनी पड़ेगी, और नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक यूथ नेचर से कनेक्ट नहीं होता ना, ये बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड, जंक फूड, इसी से ही उसका ग्रोथ होगा और इसी से वो मर जाएगा। क्योंकि वो गलत बीज डाल रहा है और गलत चीजों से वो उलझा पड़ा है। तो यूथ को मैं यही कहूंगा कि जितना नेचर के साथ जुड़ जाओगे वो उतना अच्छा होगा। अगर ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद हमें कोई कॉल या मैसेज करे कि हमें भी ये सारी चीजें जाननी है, तो वो डॉक्टर उदय शाह का कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारा चैनल है साई करुणा मिशन, है ना, यूट्यूब पे भी है, saikarunamission.org है, saikarunamission.com भी है, हमारे सारे सोशल मीडिया मतलब इंस्टा, फेसबुक पे सब पेज भी है इसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी मुझे पहले के भी पॉडकास्ट के बाद कॉल्स आए, मैसेजेस, फोन्स, मोर देन 7.5 to 8 lakhs के कॉल्स, मैसेजेस आए, मैं सबको कहता हूँ पहले अंदर से तैयार हो जाओ, फिर मुझ तक पहुँचने की कोशिश करो। हम तक पहुँचना, साई करुणा मिशन तक पहुँचना मतलब एक सैलाब है, एक बदलाव है, और जब तक अंदर से तैयारी नहीं होती ना, हमको कैच करना बेफिजूल है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। एग्जैक्टली। और अभी हम बात करें तो सोशल मीडिया पे प्रेमानंद जी महाराज, बहुत उनके वीडियोस आते हैं, इवन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो है वो भी उनके पास गए हैं, तो उनकी पास्ट लाइफ या फिर वो आपने रिसर्च किया है?
रिसर्च किया क्या था ना, जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना 2020 मार्च में, ऐसा है, तो मेरे साथ भी लाइफ में थोड़ा अजीब सा हुआ कि मुझे इतने साल इवेंट्स करने के लिए मैं बहुत ट्रैवल करता था और उस टाइम पे मेरा ट्रैवलिंग बंद हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपनी इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। तो मुझे एक मैसेज बार बार आ रहा था, नई महाभारत लिखो, नई महाभारत, ऐसे मुझे बार बार मैसेज आ रहा था मेडिटेशन में। तो मैं पूछता था उस क्वेश्चन में, मतलब नई महाभारत कैसे लिखूं? तो ऐसे बोला था, नई महाभारत राधा से लिखी जा सकती है। ओके। और उसके बाद मुझे प्रेमानंद महाराज दिखते थे हमेशा मेडिटेशन में। तो मुझे समझ में ना ये प्रेमानंद, क्योंकि मैं नहीं जानता था उनको, बिल्कुल नहीं जानता था पहले, बिल्कुल। लेकिन जब मुझे बार बार मैसेज, तो मैंने गूगल में सर्च किया ये प्रेमानंद कौन है। हाँ जी। तब मुझे पता चला ये कहते हैं राधा 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 राधा, ऐसे आप मंत्र चैंट करो। यस। इसका मतलब राधा कुछ एक नया डाउनलोड करने की कोशिश कर रही थी। वो युद्ध था, ये लव था। जब तक लव नहीं आएगा ये युद्ध वाला महाभारत डिलीट नहीं होगा। ओके। ये मैसेज मुझे आया। मुझे मोर देन 175 न्यू चैप्टर्स, न्यू टॉपिक आए उस टाइम पे, और मैंने 6 महीने के अंदर वो सारे टॉपिक्स को जूम सेशंस पे मैंने कवर किए, जो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके। तो लोग जितने मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं 2020 मार्च से लेके सितंबर की, उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं करके। तो वही प्रेमानंद महाराज वो मंत्र चैंटिंग से कह रहे हैं, राधे 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 बोलते जाओ। तो भले आपको नहीं भी समझ में आएगा, धीरे धीरे एक नया चैप्टर आपके अंदर डाउनलोड होगा। तो पुरानी महाभारत युद्ध वाली, कुरुक्षेत्र वाली डिलीट हो जाएगी। ये मैसेज उनका है कर। ओके। फिर जिस तरह से उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वायरल जो होता है ना, उसके बारे में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। ये पूरी मास के बारे में है, बहुत सारे लोगों के बारे में है। अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, तो अगर कोई एक्सीडेंट का वीडियो पोस्ट होगा, मिलियंस में व्यू होगा 2 या 3 दिन में, और अगर कोई अच्छा कंटेंट होगा तो उसमें भी आते हैं मिलियंस में व्यूज, पर रेशियो डाउन है उसका। तो ये जो पूरा हम बात करें कि बहुत सारे लोगों की जो ये मेंटालिटी है वो एक नेगेटिव होती जा रही है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, क्वांटम साइंस में तो ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं ना, वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना और नेगेटिव चीज़ों की गॉसिप करना, बातें करना, विजुअल करना, ये सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो सेम फ्रीक्वेंसी के, वो इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, इज इट राइट? और पॉजिटिव ऑपोजिट टू द ह्यूमन नेचर। ओके। तो उसको लगता है, जैसे मैं रामदेव बाबा की वीडियो देखूंगा 2 दिन, अरे क्या है बकवास कर रहे हैं, इतना प्राणायाम कपालभाति कौन कर सकता है, इतना पेट अंदर बाहर कौन कर, तो मुझे ऐसे लगेगा। लेकिन कहीं पे कुछ गलत वीडियो चलता रहेगा, हाँ देखा इसने एक्सीडेंट किया, देखा इसने ये किया, इसने स्टैंपिंग किया, इसने वैसे किया, तो वो चीजें, हाँ यार मैंने भी सोचा था ये ऐसे हो सकता है, तो वो मुझे रेजोनेंस होता है। ओके। समझ में है कि नहीं? तो बोलते हैं ना भाई, गलत चीज आकर्षित करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, और प्रोटॉन्स और फोटॉन्स ना, ये बहुत रेयर है किसी इंसान के अंदर, और वो ज्यादा टाइम तक आदमी उसमें सस्टेन नहीं कर सकता। ओके। मतलब वो फिर से नेगेटिव जो ऊर्जा है उसके बाद अट्रैक्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ऐसा है। पर वहां से हमको लाना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट को ही वापस लाना पड़ेगा। यस। राजकोट आप कितनी बार आए हैं? ये मेरी 3rd विजिट है। ओके। राजकोट आपको कैसा लगा? देखो, राजकोट कैसा है ना कि बिकॉज मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, तो आपको पता है कि जो इंसान बॉम्बे में रहता है, इंडिया की अच्छी प्लेस है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी, हर एक्टिविटी हो, उसके बाद उसको कोई प्लेस अच्छी नहीं लगती। जो लोग बॉम्बे में रहते हैं। लेकिन मुझे 2-3 जगह, जैसे मुझे गोवा अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे लोग साइलेंट ज़्यादा है। राजकोट मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इधर वाइब्रेशंस ज़्यादा है, यहाँ फायर ज़्यादा है। यहाँ मैं जब भी 3rd टाइम आया हूँ तो मुझे लगता है कि लोग इतने एक्टिव है, बस उनको कोई है ना अप्रोच करने वाला चाहिए। यस। और एक बार अप्रोच कर दिया तो डेफिनेटली वो आपको, मेरा एक स्टूडेंट है 15 साल पुराना राजकोट में, वो जस्ट मुझे मिलने के लिए ना फ्लाइट पकड़ के मुंबई आते। वाह। ऐसा है। तो मैं उनको बोलता रही, इतना डेडिकेशन कैसे? मतलब जब मैं फेमस भी नहीं था, मुझे कोई इंडिया में जानता भी नहीं था, वो बंदा राजकोट से सिर्फ फ्लाइट पकड़ के मुझे हाय हेलो करने आता था। यहाँ की मेहमान नवाजी। तो तब से मुझे वो राजकोट बहुत अच्छा लगा, और जब से मैं यहाँ पे रिविजिट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है एक अपनापन सा लगता है मुझे, कि लोग इतने
कंपैशनेट है और इतने वेलकमिंग है ना, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। खाने के बारे में क्या कहेंगे? खाने का तो मतलब मैं तो देखता हूँ कि लोग स्वाद से नहीं खाते, लोग दिल से खाते। दिल से खाते हैं, यस। बाकी सब जगह लोग स्वाद से खाते हैं, जैसे बॉम्बे में लोग बोलते हैं ये स्वाद ठीक नहीं है, इसका वड़ा पाव ठीक नहीं है, इसका मिसल बहुत ऐसा है, वो स्वाद से खाते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ लोग दिल से बनाते हैं और दिल से खाते हैं। हाँ। ये बहुत यूनिक चीज़ है, बिकॉज मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आया था राजकोट में, मेरी पूरी टीम के साथ आया था, इस बार तो मैं अकेला आया हूँ, तो मेरी टीम आज भी याद कर रही है कि सर क्या खाना था और क्या दिल से खिलाया था। मतलब मेरी टीम भी, जो मीडिया टीम थी, वो भी आज तक उस चीज़ को याद कर रही है। खाने में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई? खाने में यहाँ अभी कैसा है देखो ना, यहाँ का ऑरा देखा जाएगा ना तो येलो है राजकोट का। ओके। तो मैंने देखा यहाँ का येलो फूड ना बहुत अच्छा है। ओके। आप फिर फाफड़ा देखो या आप जो भी यहाँ के ढोकले देखो, जो येलो चीजें हैं ना, मुझे लगता है ना यहाँ से रेजोनेंस करती है। ओके। तो उनको कहते हैं ना कि भाई अपना ऑरा और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है ओके। खाने के बाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा विषय था। जब भी हम कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं, पर ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत नया था, मुझे भी बहुत जानने को मिला और जो भी हमारे दर्शकों है उनको भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। आई होप आप लोगों को भी ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, आपको लगा कि ये पॉइंट तो मुझे ट्रिगर करके गया है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर से मिलेंगे नई बात और नई व्यक्ति के साथ, मिलते रहेंगे। थैंक यू।